आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं। आप सभी लोगों को ये जानकारी में होगी ये बात, और ये मीडिया में भी काफ़ी ये लाइमलाइट में आ चुकी है ये बात कि हमारी जो इकॉनमी है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो जापान को यानी पीछे छोड़ करके और ये फोर्थ वो लार्जेस्ट इकॉनमी हो गई है। और इसके बारे में ये घोषणा जो नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है VVR ये सुब्रमण्यम, उन्होंने इस आज से ये जानकारी दी एक दो दिन ये पहले ही। और उन्होंने इस चीज को ये बताया ये देश के आगे कि जो भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है उसके जीडीपी का साइज 4.187 ये ट्रिलियन US डॉलर की हो चुकी है। और ये स्लाइटली सरपास कर रहा है, मतलब स्लाइटली ये थोड़ा सा आगे है ये जापान की तुलना में। और जो ये जापान की जो ये नॉमिनल ये जीडीपी है उसका साइज यानी कि US डॉलर ये 4.186 ये ट्रिलियन आपको US ये डॉलर के साइज की उसकी इकॉनमी है। तो अगर यानी कि आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ये एक मार्जिनल मतलब एक अपर हैंड है ये भारतवर्ष का। और निश्चित रूप से यानी कि भारतवर्ष के आर्थिक इतिहास में हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये एक मेजर ये माइलस्टोन है, और जिसको कि हमारा देश ने अर्जित ये किया है। हम लोग ये फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है अभी आज के टाइम में ये जीडीपी के यानी कि ये साइज के हिसाब से। और हमसे ऊपर यानी कि केवल अमेरिका की आर्थिक ये व्यवस्था है जो कि ये आपको ये 30 ये ट्रिलियन ये डॉलर से अधिक आपको यानी कि अधिक की वो आर्थिक वो व्यवस्था है। फिर उसके बाद से ये चाइना है, और फिर आपको ये जर्मनी है, और उसके बाद से यानी कि ये जापान को ये सरपास करके ये भारतवर्ष ने ये फोर्थ स्थान हासिल ये किया है। ये अपने आप में एक वो गर्व की बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का इस वीडियो को ये बनाने के पीछे का ये उद्देश्य है कि ठीक है कि ये सब सारे चीजों को भारतवर्ष के आर्थिक इतिहास में एक वो गौरवशाली पल के रूप में ये संस्मरण करते हुए या इसको ये सजोते हुए हम लोग इसको एक वथाती के रूप में ये रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये दो तीन चीजों के ऊपर और ये ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद से ये पूरा का पूरा जो आपको ये पिक्चर है वो यानी हम लोग के सामने स्पष्ट होगी। क्योंकि ये आंकड़ों की बात है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चीज को देखें कि ये जो भी आंकड़ा ये जारी किया गया है ये नॉमिनल जीडीपी के बारे में जारी किया गया है। और आपको ये नॉमिनल जीडीपी, अब इसको ऐसे समझिए कि ये जीडीपी को भी दो तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ये नॉमिनल जीडीपी, यानी कि एक को हम लोग बोलते हैं ये नॉमिनल जीडीपी और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ये रियल जीडीपी। और जीडीपी को निकालने का ये दो अलग अलग ये तरीका है, इन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे पहले ये समझना होगा कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी यानी कि बहुत ही एक सामान्य अर्थ में आप इसको ये समझें तो इसका ये अर्थ हुआ कि एक फाइनेंशियल ईयर में
हमारे देश की जो भी ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, उस ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो रहा है, यानी कि दूसरे रूप में इसको ये बोला जाए कि यानी कि जितने भी ये फाइनल गुड्स एंड ये सर्विसेज का यानी उत्पादन हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो उस साल की ये जीडीपी है। यानी कि इसके डिफिनेशन से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी देश के अंदर ये क्यू क्वांटिटी में अगर ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, तो अगर ये जीडीपी हमें ये निकालनी हो तो इसको हमें यानी कि ये प्राइस से, यानी कि जो ये जनरल ये प्राइस लेवल होती है उससे अगर हम लोग ये गुणा कर देंगे तो हम लोगों को ये जीडीपी ये मिलेगा। जीडीपी की ये साइज हम लोगों को ये मिलेगी, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बोला कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी मात्रा में, ये मात्रा को डिनोट कर रहा है क्यू, जितनी मात्रा में फाइनल गुड्स एंड ये सर्विसेज यानी अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है, उसका जो मार्केट वैल्यू है। तो अगर यानी कि ये क्यू को अगर ये पी से अगर हम लोग ये गुणा कर दें तो ये जीडीपी का साइज ये मिलता है। अब इसमें ये दो तरीके होते हैं यानी जीडीपी को निकालने के, कि जब यानी कि जिस साल का हम ये जीडीपी ये कैलकुलेट कर रहे हैं, उस साल का ही यानी उस फाइनेंशियल ईयर का ही जो ये प्राइस लेवल है, अगर उसको ये कंसिडरेशन में हम ले रहे हैं तो उसको हम लोग यानी कि नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है कि जीडीपी एट ये करंट प्राइसेस। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर का अगर हम ये जीडीपी निकाल रहे हैं, तो 2000 यानी कि ये 24-25 के अंदर जो जनरल आपको ये प्राइस लेवल रही है इकोनॉमी में, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के जो औसत रूप से ये मूल्य रहे हैं, या इसी को ये दूसरी भाषा में टेक्निकली बोलते हैं कि जो इन्फ्लेशन का रेट रहा है, अगर उसी प्राइस लेवल पे अगर आप ये जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको ये नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो हम लोगों को एक चीज ये सतर्क रहने वाली बात है कि यानी कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में आप देखिएगा कि क्यू भी ये वेरिएबल है और ये पी भी ये वेरिएबल है। यानी हो सकता है कि जीडीपी का जो साइज है वो ये क्यू के बढ़ने के कारण वो ना बढ़े, बल्कि प्राइस लेवल के बढ़ने के कारण यानी इन्फ्लेशन के ये बढ़ने के कारण जो है आपको जीडीपी वो राइज कर जाए। अब जैसे आपको ये दो सिचुएशन देते हैं, मान लीजिए कि किसी साल यानी कि 10 यूनिट यानी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन हुआ और प्राइस लेवल जो है वो ये 10 रही, तो जीडीपी का वैल्यू कितना हो गया? 100 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी अन्य ये दूसरे साल क्यू जो है ये 5 ही रहा, लेकिन ये प्राइस जो है ये बढ़ करके अगर मान लीजिए कि प्राइस लेवल अगर 100 हो गई, यानी इन्फ्लेशन बहुत ही हाई हो गया, प्राइस राइज हो गई बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी में, तो फिर इस केस में आप देखिएगा तो ये जीडीपी का ये वैल्यू जो है ये 500 हो जाएगा। और ये किसके कारण? तो ये क्यू के बढ़ने के कारण नहीं, बल्कि ये यानी कि ये प्राइस के ये बढ़ने के कारण। तो इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो कभी कभी ये मॉनेटरी इल्यूजन को भी क्रिएट कर देता है।
यानी कि जो जीडीपी का साइज है वो ये बढ़ा हुआ ये प्रतीत होगा, वो क्यू के कारण नहीं। यानी कि आपकी इकोनॉमी में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन यानी कि बढ़ नहीं रहा है, या हो सकता है कि घट ही गया हो, लेकिन ये प्राइस के ये बढ़ जाने के कारण, प्राइस लेवल इन्फ्लेशन के ये बढ़ जाने के कारण जो जीडीपी का जो ये साइज है यानी कि जीडीपी का जो मॉनिटरी वैल्यू है ये बढ़ गया। तो ये एक प्रकार का यानी कि एक प्रकार का मॉनिटरी आपको इल्यूजन है, क्योंकि ये एक अच्छा कंडीशन नहीं है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो उत्पादन है यानी कि उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ ये क्यू से, वो घट रहा हो और प्राइस ये बढ़ रही हो, और ये प्राइस के ये बढ़ने के कारण ये जीडीपी जो है ये बढ़ रहा हो। तो ये एक प्रकार का इल्यूजन है, और इससे यानी ऐसा लगेगा कि ये जीडीपी का जो साइज है ये काफी ये बढ़ रहा है और जीडीपी का ये वैल्यू ये बढ़ रहा है, लेकिन यहां केवल यानी कि मनी इल्यूजन है, यानी मॉनिटरी इल्यूजन है। तो इसीलिए जो जीडीपी को ये कैलकुलेट करने का जो ज्यादा सटीक और ये प्रमाणिक जो मेथड होता है वो होता है वो रियल जीडीपी। और ये रियल जीडीपी में क्या करते हैं, तो एक बेस ईयर को ये चूज कर लिया जाता है और उस बेस ईयर के ये प्राइस को ये कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब कि ये पी को ये कांस्टेंट कर दिया जाता है, यानी कि जो बेस ईयर का प्राइस है उसको ये कांस्टेंट कर देते हैं। तो यानी वैसी स्थिति में अगर ये जीडीपी ये बढ़ेगी या घटेगी तो वो किसके कारण घटेगी या बढ़ेगी, वो क्यू के कारण, क्योंकि हमने ये पी को ये कांस्टेंट कर दिया रियल जीडीपी के मामले में। तो अधिकतर जो आंकड़े होते हैं या जो रिलायबल आंकड़े होते हैं वो जीडीपी के बारे में वो रियल जीडीपी वाले ही आंकड़े होते हैं, लेकिन आपको ये नॉमिनल जीडीपी यानी कि ये करंट या प्राइसेस पे भी जो जीडीपी निकालते हैं इसका भी अपना एक महत्व है। और मतलब ऐसा नहीं है कि यानी भारतवर्ष का जो अचीवमेंट है उसको कहीं से यानी कि डिमिनिश करने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो के माध्यम से, ऐसी बात नहीं है। ये एक वो टेक्निकल प्रश्न है, क्योंकि अगर आप ये नॉमिनल जीडीपी को ले रहे हैं अपने कंसिडरेशन में तो फिर आप इस चीज के लिए ये तैयार रहिए कि यानी इन्फ्लेशन के कारण यानी कि प्राइस राइज के कारण या प्राइस लेवल में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं इकोनॉमी में वो समय समय पे उसके कारण भी हो सकता है कि जीडीपी का साइज जो है वो घटता हुआ या बढ़ता हुआ ये प्रतीत हो, यानी कि उसमें एक प्रकार का जो एक यानी कि एक वो शॉर्ट नोटिस पे उसमें एक प्रकार का अंतर हो सकता है। तो आप लोग इन आंकड़ों को अच्छी तरीके से ये देखें कि यानी कि ये कहां का इन्फ्लेशन ये कितना है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस आंकड़े में जो अभी का ये करंट एक्सचेंज रेट है उसके आधार पे ये जीडीपी का ये कैलकुलेशन किया गया है, तो ये ज्यादा यानी कि रिलायबल और ये प्रमाणिक आंकड़ा है। तो एक तो यानी कि इस इशू पे हम लोगों को ये सोचना चाहिए और ये एक वो टेक्निकल पॉइंट है। दूसरा एक यानी कि टेक्निकल पॉइंट है जो कि ये जीडीपी से ये जुड़ा हुआ है, वो है कि हमारी जो ये जीडीपी ये बढ़ी है उसका साइज जो ये बढ़ा है तो उसमें ये सेक्टोरल ये कंपोजिशन क्या है। काफी ये एक वो टेक्निकल वीडियो है अपने आप में, लेकिन इसको एक सामान्य व्यक्ति की ये समझ में आने योग्य रूप से मैं उसको यानी कि मैं ये आपको यानी कि बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि सेक्टोरल कंपोजिशन क्या है। यानी इसका यह अर्थ है कि अगर ये 100 रुपया अगर ये जीडीपी अगर ये जनरेट हो रहा है, वो मान लीजिए, तो जीडीपी का मोटा मोटी मतलब समझिए कि नेशनल लेवल पे जो इनकम जनरेट हो रही है, तो वो जो इनकम जनरेट हो रही है तो उस इनकम का सेक्टोरल कंपोजिशन क्या है।
यानी कि इकोनॉमी के ये किस किस ये सेक्टर से वो पैसा आ रहा है, यानी कि इकोनॉमी का ये कौन कौन सा सेक्टर ये कितना ये परसेंटेज में आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है ये जीडीपी में। तो इस चीज को ऐसे समझिए कि ये एक भारतवर्ष की ये त्रासदी है कि हमारे यहां हमारी इकोनॉमी का जो ये प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पे आधारित जो अन्य यानी कि जो आर्थिक ये क्रियाकलाप हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जीडीपी में वो लगभग वो 17-18% उसका कंट्रीब्यूशन है। मतलब इसको आप ऐसे समझें कि अगर ये 100 रुपया अगर जीडीपी ये जनरेट हो रही है या नेशनल इनकम जनरेट हो रहा है, तो उसमें ये 17 से 18 रुपया जो है वो आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर से। लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि हमारे कंट्री का जो लेबर फोर्स है उसका लगभग ये 46-47% यानी कि वर्क फोर्स जो है वो लगा हुआ है एग्रीकल्चर में। अब आप देखिए, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर ये 100 रुपया अगर हम ये जीडीपी के साइज को मान लें, यानी आपको यानी एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें से 18 रुपया यानी कि 17 से 18 रुपया ये जनरेट हो रहा है वो एग्रीकल्चर में। और लोग कितने हैं एग्रीकल्चर में? तो हमारा जो वर्क फोर्स है उसका लगभग यानी कि 46% के लगभग 46-47% के लगभग जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे आश्रित है। तो अब 18 रुपया में से यानी कि मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो हमारे ये देश का जो संपूर्ण वर्क फोर्स है उसका आधा यानी कि लगभग यानी कि आप समझिए कि 47-48% लोगों के बीच में 18 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहां से ये पर कैपिटा इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, यानी हमारे ये कंट्री की, यानी कि जो ये प्रति व्यक्ति आय जो है ये यहां से रिड्यूस हो जाएगी। फिर आप चलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ये स्थिति है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर वो लगभग वो 27-28% ये कंट्रीब्यूट करता है, यानी आपको यानी कि नेशनल इनकम में। और हमारा जो ये सर्विस सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर ये कंट्रीब्यूट करता है ये 53-54%, 53-54% वो कंट्रीब्यूट करता है वो जीडीपी में। अब आप देखिए, हमारे यहां जब से आर्थिक सुधार ये लागू हुए 1991 के बाद, और वो आर्थिक सुधार अभी तक वो ऑनगोइंग है, अभी तक वो जारी है। तो इन आर्थिक सुधारों के मध्य भारतवर्ष में जिस गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था, या हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल बेस जो ये यानी कि ये तैयार होनी चाहिए थी, उस पेस से उस गति से हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि नहीं हुआ है। और जिसके के कारण जो एग्रीकल्चर से जो शिफ्टिंग होनी चाहिए थी हमारे वर्क फोर्स की इंडस्ट्रीज की तरफ, वो शिफ्टिंग ये नहीं हो पाई है। अभी भी एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, जिसको कि ये प्रच्छन्न ये बेरोजगारी बोलते हैं या छिपी हुई ये बेरोजगारी बोलते हैं, ये मौजूद है। मतलब कि यानी कि ये जरूरत है ये 10 लोगों की ये फार्मिंग एक्टिविटी में, और वहां पे 25 लोग लगे हुए हैं काम में। यानी कि आप 15 लोगों को हटा भी लिया जाए तो ये टोटल प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इन लोगों के होने के कारण वहां स्ट्रेस पड़ रहा है। यानी कि लैंड के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, दूसरे अन्य
जो भी ये कैपिटल का यूज किया जा रहा है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। तो ये एक यानी विचित्र सी समस्या है। और भारतवर्ष में स्थिति देख लीजिए कि उद्योग धंधे जो है उनका भी जो विस्तार हुआ है भारतवर्ष में हाल फिलहाल के ये वर्षों में या 1991 के ये बाद के वर्षों में, अधिकतर जो उद्योग धंधे यानी कि वैसे विकसित हुए हैं जहां पर कि ये कैपिटल इंटेंसिव ये टेक्निक्स का ये ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि मशीनों का ज्यादा यूज है वहां पे। और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो स्मॉल और ये मार्जिनल जो सेक्टर था, यानी कि लघु और वह कुटीर उद्योग या मध्यम उद्योग धंधे जो थे हमारे कंट्री के अंदर, ये जब से हमारे देश के अंदर ये डिमोनेटाइजेशन हुई, सरकार की जो ये जीएसटी के बारे में या दूसरे अन्य ये टैक्सेशन के बारे में जो ये गलत नीतियां रहीं, इसका बहुत ही एक समझ लीजिए बहुत ही एक गंभीर प्रभाव पड़ा है। और जिससे कि हमारे देश की जो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो है, ये लगभग एक खस्तेहाल हो गई हैं। और ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का ज्यादा यूज होता था, मतलब यानी कि इन इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। तो जो एम्प्लॉयमेंट वाले जो ये सेक्टर थे आपको इंडस्ट्रीज में, उसको खत्म कर दिया गया या वो खत्म हो गए। और इंडस्ट्रीज में ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहां पर कि ये कैपिटल इंटेंसिव यानी कि टेक्निक्स का यूज हो रहा है, उसकी संख्या ये बढ़ी है। और जहां पर कि ये लेबर का एक्सप्लॉयटेशन है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए उनके अपने जो ये प्रॉफिट्स हैं, वो यानी कि वो दिन दुनी वो रात चौगुनी ये प्रगति करते जा रहे हैं। अब थोड़ा ये सर्विस सेक्टर की कहानी सुन लीजिए। तो सेवा क्षेत्र में भी यानी कि आपको ये सर्विस सेक्टर में भी यहां यानी कि ये सबसे ज्यादा इनकम जनरेट होता है हमारी इकोनॉमी में। यानी कि हमारा जो जीडीपी है उसका लगभग ये 53 से ये 54% जो है वो जनरेट होता है वो सेवा क्षेत्र में, यानी कि वो ये सर्विसेज सेक्टर में। अब सेवा क्षेत्र में भी अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखिएगा तो सेवा क्षेत्र में भी वैसे ही क्षेत्र में ये ज्यादा इनकम जनरेट होता है जहां पर कि बहुत ही हाई लेवल के स्किल की जरूरत हो, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड यानी वर्कफोर्स की जरूरत हो, जो बहुत स्किल्ड हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो। तो इन्हीं लोगों के बीच में ये ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है। यानी कि वैसे इंडस्ट्रीज में ही वैसे ही आपको ये सर्विसेज में ये ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है जहां पर कि दक्षता की जरूरत है, जहां पर कि ये नॉलेज की जरूरत है, जहां पर कि ये टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो ऐसे लोगों की संख्या है कम और इनकम वहां जनरेट हो रहा है ये ज्यादा। तो आय में असमानता वहां भी जनरेट हो गई। यानी ओवरऑल आप स्थिति को देखिए तो आपके ये जीडीपी का ये जो भी साइज है, रियली डजंट मैटर, बट इट्स ए सेक्टोरल कंपोजिशन is always a very important thing which has to be ये considered upon, जिसके के ऊपर ये ध्यान देने की जरूरत है कि किस सेक्टर से ये कितना इनकम जनरेट हो रहा है और उस सेक्टर पे आश्रित यानी कि लोगों की यानी कि वर्कफोर्स की ये संख्या यानी कि ये कितनी है या उनका कितना ये परसेंटेज है। तो इस लिहाज से आप देखिएगा तो ये जीडीपी तो ये जनरेट हो रही है भारतवर्ष में। तो फिर यहीं से एक मतलब तीसरा पॉइंट आता है कि वितरण की समस्या यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो समस्या है भारतवर्ष में, यानी कि जीडीपी का साइज तो बढ़ रहा है लेकिन जो ये बेनिफिट्स हैं
यानी कि जो नेशनल इनकम ये यानी कि जनरेट हो रही है, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके बेनिफिट्स ये ट्रिकल डाउन करके यानी रिस्क करके वो समाज के हर एक वर्गों तक वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस चीज को ये देखने की जरूरत है। नहीं तो फिर बात वही हो जाएगी कि एक तरफ यही सरकार बोलती है कि हम लोग ये 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गए, और दूसरी तरफ यही सरकार बोलती है कि 80 करोड़ यानी कि लोगों को हम लोग ये मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये बहुत ही एक वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, विरोधाभासी बात है। तो हम लोगों को ये बात ये समझनी चाहिए कि केवल ये जीडीपी की ये साइज को ये देख करके अपना ये छाती ये ठोकने की ये जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देश की सामान्य, क्योंकि आप देखिए यानी कि किसी भी स्तर की आर्थिक वृद्धि हो या आर्थिक विकास है, उसका अंतिम रूप से उस विकास को मापने का यह पैमाना जो है वो यही होता है कि वो जो आर्थिक विकास हो रहा है किसी देश के अंदर, उससे ये सामान्य जनता के ये जीवन में कितना ये गुणात्मक ये परिवर्तन आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए आप देखिएगा कि यूएनडीपी के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो ये डेवलपमेंट ये प्रोग्राम है, उसके द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपको यानी कि जारी की जाती है, यानी कि मानवीय विकास ये सूचकांक, वो ज्यादा ये रिलायबल वो इंडेक्स है जिसमें कि केवल आर्थिक पैमानों को ही ये ध्यान में नहीं रखा गया है कि हाँ ये जीडीपी ये बढ़ गई, केवल आर्थिक ये पैमानों को ही ध्यान में नहीं रखना, बल्कि ये शिक्षा की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, कॉम्युनल हार्मोनी की स्थिति कैसी है, जो लोगों के जो राइट्स हैं उन यानी कि उन ये राइट्स को लोग अनहिंड्रेड वे में वो एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए जो उनके जो सिविल राइट्स हैं, लोगों के अपने जो ये विचारों की स्वतंत्रता है, लोगों का अपना एक सम्मान के साथ ये जीने का जो उनका हक है, तो ये सब सारी चीजें भी बहुत ही एक काउंट करती है एक सभ्य और ये संपन्न राष्ट्र के ये निर्माण में। तो केवल ये जीडीपी ही ये पैनिसिया नहीं है, रामबाण इलाज नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ नीतिगत स्तर पे यानी फैसलों को लेते हुए भारतवर्ष में ये सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव किए जाने की जरूरत है, और जो ओवर ये बर्डन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसके ये बर्डन को हटाए जाने की जरूरत है। और ये उसी समय हटेगी जब इंडस्ट्रीज स्थापित हो, और यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक मेजर ये बूस्ट की जरूरत है, क्योंकि यानी कि देश की लगभग आधी ये जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर के साथ ये जुड़ी हुई है। और सरकार के जो स्कीम ऑफ अफेयर्स हैं आप देख रहे हैं, वो चाहे यानी कि भिन्न भिन्न ये सरकारें रही हो, चाहे वो जिसकी भी सरकार रही हो, सरकारों के जो स्कीम ऑफ अफेयर्स रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसमें यानी कि एग्रीकल्चर को लेकर के उनके पास कोई ये सोच ही नहीं है, या ये उनके एजेंडे में ही शामिल नहीं है। वो लोग इस चीज के ऊपर ये जोड़ ही नहीं देते। और एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है, ये भारतवर्ष को ये फूड सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है, भारतवर्ष के ये मैक्सिमम लोगों का लाइवलीहुड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अन्य क्षेत्रों का विकास हो काफी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का भी इसमें भी यानी कि वृद्धि हो, और इससे जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी ये वेलफेयर ये सुनिश्चित किया जा सके। तो खैर ये तो आंकड़ों की बात है, और
ये हम लोगों को एक सजग यानी कि नागरिक के तौर पे, एक जिम्मेवार ये नागरिक के तौर पे इन सब सारे चीज़ों को ये देखना होगा कि सरकारें जो हैं वो किस ढंग से वो फंक्शन कर रही हैं, और सरकार के जो नीतिगत ये फैसले हैं वो नीतिगत वो फैसले वो ये जन सामान्य के वो कल्याण के लिए हैं कि नहीं है। इन चीज़ों को हमेशा ये देखते रहना, एक वो सतर्क और एक वह जागरूक या नागरिक की भूमिका को निभाना आजकल के समय में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा है आपको ये वीडियो ये पसंद आया होगा। थोड़ा ये टेक्निकल वीडियो है, फिर हम लोग अगले दिन किसी और इंटरेस्टिंग ये वीडियो के ऊपर को लेकर एक बार फिर से उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।